हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 6 अक्टूबर की 2020 की न्यूज़ आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आज हम हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में, तो आईपीएल के अलावा मतलब इंडिया में कुछ है नहीं ज़्यादा। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी सेक्शन में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। ठीक है, जब देखो जिस सेक्शन में ज़्यादा आती हैं तो हम उसको बिल्कुल डेफिनेटली हम डिस्कस ही करेंगे उसको। ठीक है, और स्टैटिक भी हम देखेंगे और करंट अफेयर्स भी देखेंगे, किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए इक्वली फोकस करके, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़रूर आप देखिए, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन जो भी होता है 30 से 35 मिनट का जितना भी बनेगा, तो आपको एक एम्पावर्ड आपको फील होगा, है ना। यू विल फील एम्पावर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन कि आपने कुछ पढ़ा, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है, और कल के लिए आई एम सॉरी, वो बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गई थी तो मैं उसको फिर एडिट वगैरह कर नहीं पाई। इंटरप्शन का रीज़न यही था कि ये फ्लाइट मोड में नहीं था, एयरप्लेन मोड में। ठीक है, तो ओके, अभी कोई इंटरप्शन नहीं होगा। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहली जो न्यूज़ है इकोनॉमी से, दैट इज़ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी इंट्रोड्यूस इन एमएफ स्कीम्स। ठीक है, तो सेबी ने मंडे को ये बोला है, मतलब उन्होंने रिवैम्प्ड कर दिया है द प्रोडक्ट लेबलिंग ऑन म्यूचुअल फंड स्कीम अंडर द रिस्क ओ मीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो है इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको वार्न करने के लिए, पहले जो थी केवल 5 कैटेगरीज होती थी। 5 में कौन सी थी? लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, देन हाई। तो अभी जो कैटेगरी को ऐड किया गया है वो किया गया है वेरी हाई। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस स्कीम characteristics, mutual funds will assign a risk level for scheme at the time of launch scheme, new fund offer, Securities and Exchange Board of India said in circular। तो यहाँ पे हमने पहला ये करंट अफेयर से न्यूज़ देख ली कि क्या किया है। ठीक है, जो रिस्कोमीटर है उसको इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वेरी हाई रिस्क कैटेगरी को ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको स्टैटिक बॉडी के बारे में देखना है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। सेबी का कब भी इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पूरे ऐड भी मतलब वो नोट्स भी इसी तरह से ऐड ऑन किए हैं कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी इंट्रोड्यूस इन एमएफ स्कीम, इसलिए से भी अभी न्यूज़ में था। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के बारे में 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1992, ठीक है, 1992 को इसका गठन हुआ था अकॉर्डेंस टू जो क्या था, सेबी एक्ट था 1992 का, उसके तहत ये बना था। ठीक है, अब सेबी क्या है, इज सब्जेक्टेड टू CAG ऑडिट, नॉट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ फाइनेंशियल इम्प्रूडेंस इज ऑब्जर्व। ठीक है, जब से ये इंसेप्शन में आई है तब से कोई भी फाइनेंशियल इम्प्रूडेंस नहीं ऑब्जर्व की गई है सेबी में। और जो इसका जो सरप्लस अगर जो मनी हो जाती है वो कहाँ जाती है? जनरल फंड ऑफ सेबी में, विच इज़ ओवर ऑफ 3000 करोड़। इट इज़ यूज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रेगुलेटरी बॉडी। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सेबी के पहले क्या था। ठीक है, जब सेबी से पहले क्या था, तो जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था वॉज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, जो सेबी से पहले जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी वो कौन थी? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। ठीक है, इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947। लेकिन फिर अप्रैल 1988 में सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेजोल्यूशन था ये लाया गया। ठीक है, एंड इनिशियली में क्या था, सेबी जो थी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी पावर। ठीक है, तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ये थी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी पावर। लेकिन फिर ये बन गई, सेबी एक्ट 1992 से बनी ना, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बन जाती है, तो सेबी एक्ट के थ्रू जो बनी वो उसको क्या मिल जाती है? स्टैट्यूटरी पावर मिल जाती है, ये ऑटोनोमस बन गई। ठीक है, 1992 से। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई में। एंड जो इसका रीजनल ऑफिस है सेबी का वो कहाँ है? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके चेयरमैन होते हैं और सेवरल जो पूरे टाइम के जो मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं, और बहुत सारी कमिटी भी अपॉइंट की जाती है सेबी के द्वारा, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड टू लुक इन टू द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अब अगर सेबी से रिलेटेड कोई भी जैसे कुछ अपील करनी हो तो उसके लिए सेट बना हुआ है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, अब अगर ये भी मतलब यहाँ पे भी आपको इसके भी अगेंस्ट जाना है, SAT ने जो आपको जजमेंट दी है उसके अगेंस्ट जाना है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ हैज़ द सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट।
अब सेट भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है उसके थ्रू ये 1992 में बनी थी। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। ये वाली तो न्यूज़ आप ऐसे देख सकते हो जस्ट रैंडम, कि लंदन ट्रांसपोर्ट वॉचडॉग रिफ्यूजेस लाइसेंस टू ओला। ठीक है, तो जो लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने ये बोला कि जो ओला है वो क्या नहीं है, अभी फिट और प्रॉपर नहीं है टू होल्ड अ लाइसेंस। ठीक है, तो इस वजह से उनके जो पैसेंजर हैं उनकी जो सेफ्टी और रिस्क में आ सकती है, इसलिए उनको जो टैक्सी ऐप वगैरह वो ग्रांट करने से उन्होंने मना कर दिया। और उससे पहले क्या था, ऊबर को ग्रीन लाइट मिल गई थी यहाँ पे पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज होने में। ओला हैड एंटर्ड द लंदन टैक्सी market this February and this market is dominated by rivals including Uber। ये नाम देख सकते हो आप, है ना, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। Uber, Free Now and Bolt has seen drivers of traditional black cabs protesting at what they see as, मतलब उनकी जो लाइवलीहुड है, जीवन यापन, उसको थ्रेड भी पहुंच सकता है, इस वजह से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। पेटीएम लॉन्चेस एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर। ठीक है, तो एक ये भी न्यूज़ है कि डेवलपमेंट कम्स जस्ट वीक्स आफ्टर, जब पेटीएम को क्या कर दिया गया था, कुछ टाइम के लिए गूगल से जो प्ले स्टोर था, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया था, है ना, क्योंकि वो क्या बोल रहे थे कि वो जो जितनी एक्टिविटीज़ है उसको वायलेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बेटिंग एक्टिविटीज़, है ना, तो ये है। एंड 300 ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अभी, जैसे डेकाथन और ओला, पार्क प्लस, रैपिडो, ये सब चीज़ें हैं। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये देख लेते हैं, न्यू एमपीसी मेंबर्स अपॉइंटेड। ठीक है, तो न्यू एमपीसी मेंबर्स अपॉइंटेड, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑन मंडे 3 एमिनेंट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो अशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा एंड शंकर भिड़े एज मेंबर ऑफ रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई पहले हम इसके बारे में देखेंगे और कैबिनेट कमेटी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो आपके जो पॉलिटिकल चैप्टर है इससे रिलेटेड कैबिनेट कमेटी और मतलब सारे हम स्टेटमेंट वाइज भी देखेंगे कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना, वो सब भी हम देखेंगे। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी, देखो कुछ क्वेश्चन तो यहीं से ही हमें पढ़ के रिजॉल्व, मतलब हमें सोल्यूशन उनको मिल जाता है कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको अब स्टेटमेंट में लिख के कुछ भी दे दे कि हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, हेडेड बाय कुछ भी, मतलब दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो दे दे, है ना, तो वो कुछ भी नहीं आपको देखना है। जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये ही एक सत्य है। अप्रूव्ड द नेम्स द सोर्सेज सेड एज पर द आरबीआई एक्ट द 3 न्यू मेंबर्स वुड हैव 4 ईयर टर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 साल का इनका टेन्योर होता है। एक बार हम देख लेते हैं इन डिटेल की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। ठीक है, अभी यही मैंने बता दिया, वाई न्यूज़ बिकॉज न्यू एमपीसी मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एमपीसी में देख लो, आरबीआई हैज़ अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टास्क विद फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग टूल्स लाइक द रेपो रेट। ठीक है, जो भी क्या देखती है, रेपो रेट देखती है, कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो इंस्टीट्यूट की गई थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेक्शन 45ZB है। ठीक है, 45ZB ये आरबीआई एक्ट है जो 1934 में अमेंड किया गया था, इसके तहत ये इंस्टीट्यूट की गई थी। ठीक है, अब इसके जो फंक्शन है ये यही सारे फंक्शंस हैं कि ये जितने भी पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे एमएसएफ हो गया, रेपो रेट, आरआरआर हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट, तो ये उन सब की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन के बारे में आधा तो हमने अभी देख लिया है। तो इसमें क्या होते हैं, एमपीसी के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 6 मेंबर्स होते हैं। 6 में से जो होते हैं 3 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो आरबीआई करता है। ठीक है, अदर 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई विद द गवर्नमेंट बीइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। और जो डिप्टी गवर्नर होता है वो भी आरबीआई इंचार्ज होता है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, विल बी अ मेंबर एज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक, है ना। और नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू एमपीसी, ये लाइन इसको याद रख लो, वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो सीधे सीधे ऐसे पूछ लेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द एमपीसी, है ना। तो यहाँ पे साफ है, नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू एमपीसी, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। सिलेक्शन एंड टर्म्स की अगर बात करें तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं विद आरबीआई गवर्नर और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, ठीक है, तो उनके लिए मतलब ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये इसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। और जो मेंबर्स होते हैं, टर्म अभी हमने पढ़ा ना 4 साल के लिए होते हैं, एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो ये भी एक की
स्टेटमेंट है कि ये जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। एंड जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाता है, ईच मेंबर हैविंग वोट। और अब जो मैंने बताया कि जो अभी हमने पढ़ा ना, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय पीएम, है ना, तो यहाँ पे है कैबिनेट कमिटीज फॉर्म्ड। तो ये कैबिनेट कमिटीज़ हैं हमारी, कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी, है ना, ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो थे ये न्यूली ऐड की गई थी, इसलिए ये भी बार बार न्यूज़ में था, ये न्यूली ऐड किए गए हैं इसमें। अब इसमें जो है पीएम के द्वारा कौन से कमेटी को हेड किया जाता है, ठीक है, सारी कमिटीज़ को हेड किया जाता है, केवल जो कमिटी ऑन एकोमोडेशन है एंड कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ठीक है, आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये याद, तो केवल इन दोनों को जो है पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर जो है हेड नहीं करता है। ये आप मुझे बताओ कि इनको कौन हेड करता है, ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप नहीं तो अपने नोट्स में ऐड करो, प्लीज़ गूगल करो इसे, ठीक है, तो यहीं पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड अब देख लेते क्या, अब ये पूछ लेगा यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में कि क्या क्या मतलब जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं इसके बारे में मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा हुआ, उल्लेख है, ठीक है, तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, यही उसमें कन्फ्यूज़न था पॉलिटी में कि बहुत सारी जगह पे लिख दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, बट नहीं है। जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, अभी केशवानंद भारती उनकी डेथ हुई थी, तो इससे रिलेटेड हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो कहाँ पे मतलब ये एग्जैक्ट लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, नहीं लिखा है। जैसे जुडिशियल रिव्यू का कोई ऐसे पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है, लेकिन 13 से उसको एक पावर मिलती है ना, लेकिन एग्जैक्टली वो है डिफाइन नहीं किया गया है ना। और क्या क्या है, जैसे उसमें सेक्युलरिज्म और वो सब थे, इंटीग्रिटी वगैरह, तो ये सब जो है बोला गया है कि ये क्या है, एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इनको नहीं बोला है, वो तो टाइमली जो जजमेंट आती रहती है उसके थ्रू होता है ना। तो जो कैबिनेट कमेटी है ये क्या है, आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन एमरजेंस, इन अदर वर्ड दे आर नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, however the rules of business provide for their establishment, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, वो हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके अंतर्गत वर्क करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। एंड जो रूल्स ऑफ इमरजेंस है ये 77 का 3 जो सेक्शन है उससे ये पार देता है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब दूसरी एक अभी कामत पैनल है, तो वो भी अभी उनकी मतलब न्यूज़ में है, ठीक है, उसी के जिस बगल में वो न्यूज़ थी। तो यहाँ पे ये कामत पैनल किससे रिलेटेड है, सीधा सीधा ये पूछ लिया जाएगा। तो ये 5 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी है हेडेड बाय केवी कामत, ओके। और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर अ वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग विंडो, ठीक है, फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर्स अंडर स्ट्रेस ड्यू टू द पैंडेमिक। तो बस इसको यही याद रखना है, ये आरबीआई के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी, केवी कामत कमेटी, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पैरामीटर्स, जो भी वन टाइम लोन के रिस्ट्रक्चरिंग विंडो है उसके लिए ये हेड की गई थी, मतलब, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो न्यू एमपीसी डन, ये कामत पैनल है ना, ये लोन रिकास्ट प्रपोजल, तो ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर देख के भी आपको ऐसे याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हो द कामत कमेटी हैज़ रिकमेंडेड टू टेक इनटू अकाउंट 5 स्पेसिफिक फाइनेंशियल ratios and sector specific threshold for each ratio in respect of 26 sector while finalizing the resolution plan। तो बस मेन इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको यही याद रखना, ठीक है। इन्होंने ही कंसीडर किया था फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट जो है भारत बायोटेक इंक्स डील विद वायरोवैक्स फॉर एडजुवेंट टू कोवैक्स, है ना। तो जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन तो आपको पता है कि भारत जो बायोटेक है, हैदराबाद बेस्ड जो वैक्सीन फर्म है, ठीक है, भारत बायोटेक के साथ मिलके जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे बेस्ड और आईसीएमआर है, तो इनके कोलैबोरेशन के थ्रू क्या बन रही है, जो कैंडिडेट है कोवैक्सीन कैंडिडेट, ठीक है, वो है। अब ये क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इज फॉर्मुलेटेड विद इन वायरोवैक्स एडजुवेंट। अब एडजुवेंट क्या होता है, एडजुवेंट इज एन इंग्रेडिएंट, है ना, कि जो वैक्सीन को और अच्छा काम करने में वो मदद करता है, तो एडजुवेंट वो होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि द एडजुवेंट का नाम क्या है, एजिथ्रोक्सी
क्विम, ठीक है, एली हाइड्रोक्सी क्विम सेकेंड इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी, ठीक है, तो ये है। एंड तो यहाँ पे ये कंसास बेस्ड वायरोवैक्स LLC है, ये मतलब लाइसेंस कर सकता है एंड एडजुवेंट फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन, ठीक है, आप समझ गए होंगे ये एडजुवेंट क्या होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है जो वैक्सीन को अच्छा काम करने में और हेल्प करता है, ठीक है, तो ये है, तो इनके साथ ये डील करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी की टू एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन AI टैग, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसको हेड किया है। ये सबमिट क्या हो रही थी, ये आप देख सकते हो, रेज 2020 सबमिट, ठीक है, ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल एड्रेस एट रेज 2020 अ ग्लोबल AI समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना, रेज 2020, ग्लोबल AI समिट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड समिट है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मोदी प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारी बातें बोली है ना, कि जैसे मतलब AI में आगे हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, AI का यूज़ होगा एंड एल्गोरिदम ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे बस यही चीज़ें कही गई हैं कि मतलब जो एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी है वो एक ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करने में एक मतलब की पॉइंट है, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ अ अकाउंटेबिलिटी, है ना, तो हमें वर्ड को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट वेपनाइजिंग नहीं करना है AI का, जो बाय नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके थ्रू, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे यही बोली गई कि वी हैव नो प्रॉब्लम इफ़ आवर फ्रेंड्स हु आर मैनेजिंग AI स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट क्रिएट मोर, सर्व मोर, डिलीवर मोर, अर्न मोर, है ना, तो ये सब है। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, लेट मी शो यू द मतलब जो भी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स हैं। अभी मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया नोट्स बनाना कि यहाँ पे अब न्यूज़पेपर की कटिंग भी होगी ताकि हम यहाँ से याद भी रख पाए, है ना, तो ये इस तरीके से नोट्स भी रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट रेस 2020, ये कर चुके हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर AI, ठीक है, यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, तो ये आपको अब जो इसका SE का भी फुल फॉर्म मिल गया, सोशल एम्पावरमेंट 2020, अभी ये 5 to 9 2020 तक चलेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय, ये बता दिया है, एंड नीति आयोग, ओ माय गॉड, नीति आयोग से भी था, ठीक है, तो वहाँ पे देखो हमें ये सारी चीज़ें मिस हो गई थी, लेकिन अभी हमें जो प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हैं तो उसमें हमको ये भी पता चल गया कि नीति आयोग का भी कोलैबोरेशन है इसमें, और किसका है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इनॉग्रेट किसने की, प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल मीटिंग है ऑफ माइंड्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव इंडियाज विजन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिस्पॉन्सिबल AI। और इंडस्ट्री एनालिटिस्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि AI कुड एड अप टू $957 मिलियन टू इंडियाज इकोनॉमी बाय 2035, ठीक है, तो ये की पॉइंट था जो आपको याद रखना था। दूसरी एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, हाँ, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है, 3 साइंटिस्ट शेयर प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, तो ये इनके नाम ये देख सकते हैं, और ये है हार्वे J. अल्टर, माइकल हॉक्टन, चार्ल्स M. राइस, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस, द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये इनके बारे में है, ठीक है, 3 साइंटिस्ट शेयर प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, तो इस बार कोरोना वायरस की वजह से भी मतलब ये मेडिसिन के क्षेत्र में जो है प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें पूरा एक आर्टिकल भी आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो भी हम देखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एस्टिमेट्स देयर आर ओवर 70 मिलियन केसेज ऑफ हेपेटाइटिस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, 70 मिलियन केसेज एंड 4 लाख डेथ्स ईच ईयर। द डिजीज इज क्रोनिक एंड मेजर कॉज ऑफ लिवर इन्फ्लेमेशन एंड कैंसर, और ये मतलब ना इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है हेपेटाइटिस C को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो उसमें नहीं पता चल पाता है। नोबेल अवार्ड कम्स विद, यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलेगा, प्राइज मनी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर ओवर USD, कोर्टेसी ऑफ लेफ्ट, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, ये कब किया जाता है, प्राइज क्रिएटर जो स्वीडिश इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल, तो इनकी वजह से ये दिया जाता है, और पूरा ये जो है अक्टूबर तक चलेगा, है ना, जो हर क्षेत्र में मिलेगा, तो उसमें हम कर लेंगे। और एक और भी न्यूज़ है, MI होप पोर्टल, तो MI होप पोर्टल जो है ये भी अभी लॉन्च किया गया था, क्योंकि एक अभी क्या चल रही थी, समिट चल रही थी, ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ एक्सेस समिट, ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्सेस समिट
समिट, ये 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगी। और अभी न्यूज़पेपर में मैं बता दूंगी कहाँ पे वो न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, MI होप पोर्टल। और ये मतलब आपको, अगर आपको कुछ भी मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे पोर्टल पे लॉगिन करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं एक्सपर्ट से। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो मेडिटेशन और कैसे मतलब अच्छा लाइफस्टाइल रखना है, हेल्थ, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इन सब की ज़रूरत हमें लाइफ में कभी पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल खुद ही हमारे हाथ में होता है कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं मेंटेन, है ना। तो ये पोर्टल, क्योंकि जब किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो वो पोर्टल पे कैसे जाएगा, पहली बात तो ये है। और वो अपने मतलब जो क्लोज वन होंगे उन्हीं से क्या करेगा, बातचीत करने की कोशिश करेगा सबसे पहले। देन इन 2003 मेंटल हेल्थ फाउंडेशन इंडिया वाज फॉर्म्ड एज नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू बेटरिंग मेंटल हेल्थ एक्सेसिबिलिटी थ्रू इंक्लूसिव इनोवेटिव एक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन से, नाटो कॉल्स फॉर सीज फायर इन साउथ कॉकेसस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, हम ये सारी रीजन वो भी देख लेंगे, लोकेशन भी, ठीक है। तो नोग्रोनो काराबाग में ये बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो सिविलियंस है दोनों साइड्स के, अजरबैजानी एंड अर्मेनियन, तो वो उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीज फायर की बात की गई है इसके द्वारा। तो टर्की ने ये अर्ज किया है कि जो अर्मेनियन फोर्सेज हैं वो वहाँ से विड्रॉल कर ले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्मेनिया का जो है सपोर्टर, मतलब अर्मेनियन में क्रिश्चियन मेजॉरिटी ज़्यादा है और अजरबैजान में क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो टर्की सपोर्ट किसको करता है, अजरबैजान को, ठीक है। तो ये बोला है विच बिलोंग्स टू अजरबैजान अंडर इंटरनेशनल लॉ बट इट इज पॉपुलेटेड एंड गवर्न बाय एथनिक अर्मेनियंस, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो इसका ही नाम याद रखना, नोग्रोनो काराबाग। और जो हम मेन जो मतलब वो एक बार मैप के थ्रू भी इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो ये वाला जो रीजन है Caucasus are strategically important mountainous region in southeast Europe. For centuries, different parts in the region, both Christian and Muslim, have waited for control there. ठीक है। तो आप मैं एक बार मुझे ये बताओ कि जो अर्मेनिया है, नेम द कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर्स विद अर्मेनिया, अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन यूरेशिया, ठीक है। तो मैं आखिरी में आपको बताऊंगी कि आपको वो वाली कंट्रीज़ के नेम बताने जो अर्मेनिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन यूरेशिया, तो ये बताना आप मुझे। अब नोग्रोनो काराबाख रीजन हैज़ 95% ऑफ द पॉपुलेशन एज एथनिकली अर्मेनियन, इज कंट्रोल्ड बाय देम बट इज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो यही डिस्प्यूट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जो है अजरबैजान का मतलब पार्ट उसको बोला गया है ना, इसको नगरोनो काराबाग को, है ना। तो ये है। एंड जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते, उसमें चीटिंग मत करना। अभी नेटो के बारे में देख लेते हैं। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो 11-12 की पॉलिटी पढ़ी होंगी उसमें इसके बारे में भी डिटेल में है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलाइंसेस एस्टैब्लिश्ड बाय वॉशिंगटन ट्रीटी, ठीक है। तो इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है, इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलाइंस है। और ये जो ट्रीटी थी वॉशिंगटन ट्रीटी, ये कब साइन की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशन मोन्स बेल्जियम में है, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस यही है कि ये एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट होते हैं। तो ये म्यूचुअल डिफेंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी अगर चाइना की साइड से अगर जैसे अटैक हो गया तो ये नेटो में जो जो कंट्रीज़ हैं तो ये हर कंट्रीज़ अपने ऊपर उस अटैक को लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना क्या करते हैं, म्यूचुअल डिफेंस होता है इनका, एक्सटर्नल जो पार्टी होती है उसकी ओर से कर होता है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल मिलिट्री ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है वायरस फाइंड दैट वॉन द नोबल, ठीक है। 3 साइंटिस्ट, तो 2 इसमें यूएसए के हैं एंड जो माइकल हॉक्टन है ये यूके के हैं, और हार्वे अल्टर एंड चार्ल्स राइस जो हैं अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए न्यू वायरस की डिस्कवरी की। इन्होंने वॉज द कॉज ऑफ वास्ट मेजॉरिटी, है ना, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस केसेज हैं वो, क्योंकि एक क्या होता है लिवर में मैंने बताया इन्फ्लेमेशन होता है एंड इसमें फिर पेशेंट्स को क्या रिक्वायर्ड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, है ना। तो द वायरस इवेंचुअली कॉल्ड हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये चीज़ है। अब अभी यहाँ पे देख सकते हो कि अक्टूबर 6 को, कल नहीं आज ही, है ना, आज फिजिक्स के लिए मिलेगा, देन 7 को केमिस्ट्री एंड लिटरेचर, देन पीस, देन इकोनॉमिक्स, ओके।
तो यहाँ पे है हार्वे जॉल्टर, तो पर्टिकुलर देख सकते हो उन्होंने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एन अननोन वायरस वाज अ कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, एंड माइकल हॉक्टन ने आइसोलेट किया जीनोम को ऑफ द न्यू वायरस विच वाज नेम्ड हेपेटाइटिस सी वायरस। चार्ल्स एम राइस ने प्रोवाइड किया एविडेंसेस शोइंग दैट हेपेटाइटिस सी वायरस अलॉन कुड कॉज हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये इन्होंने डिफरेंट इनकी जो चीज़ें थी, रिसर्च थी, वो इनको की, फिर इनको अभी प्राइज़ ये मिलेगा, है ना। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो इंडिया के एफर्ट क्या है। तो इंडियन कंपनी इन द लेट 1990s जो हैदराबाद बेस्ड हमारी शंता बायोटेक है, ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट रिकम्बिनेंट जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन थी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए, वो प्रोड्यूस की थी, है ना। उसके बाद उन्होंने हेपेटाइटिस सी के लिए भी किया, एंड इट हैड फंडेड द वर्क ऑफ अ यूएस बेस्ड इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हु हैड सक्सीड इन सिक्वेसिंग द एंटायर जीनोम हेपेटाइटिस सी प्रेजेंट इन द इंडियन पॉपुलेशन, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। ठीक है, अब यही चीज़ है बस इसमें, तो आप मेन इनके नाम याद रखना। एंड व्हाट वाज नोन अबाउट हेपेटाइटिस बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस, हाउ वाज इट फाउंड एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच नोबल विनर, तो यहाँ पे हमने ब्रीफली उसको डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट, ओवर 10 मिलियन पेशेंट्स इंडियाज 10-year हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन डेडलाइन सीम्स। ठीक है, तो ये बोला गया है जो टारगेट है हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने का बाय 2030। ठीक है, अभी इंडिया ने मैनेज किया है 50,000 पीपल को ट्रीटमेंट किया है, 50,000 पीपल का 2018 से। जब क्या लाए थे 2018 में हमने लॉन्च किया था NVHCP। ठीक है, NVHCP क्या था, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। अब इसमें इससे भी पहले जो था पंजाब स्टेट, ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट ने पहले ही कर दिया था, तो पंजाब स्टेट ने पहले ही लॉन्च कर दिया था सिमिलर प्रोग्राम। ओके, पंजाब हैज़ एनरोल्ड 87,000 पेशेंट्स सिंस 2016 और 93% को क्योर्ड भी कर दिया गया पंजाब ने। तो सिंस पंजाब बिगिन द प्रोग्राम बिफोर द नेशनल प्रोग्राम, द केसेस बिफोर 2018 आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल NVHCP जो भी ये डेटा है, इसमें पंजाब के नहीं है। ठीक है, तो ये अकेले का ये नेशनल प्रोग्राम से बात पहले का ये डेटा जो है उसमें ऐड नहीं किया गया, तो बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्वाड और वैल्यू ऑफ कोलेशन। ठीक है, क्वाड में मैंने आपको बताया था कौन कौन से मेंबर हैं। अभी तो ये आर्टिकल मैं इनको पूरे नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी और वो फिर मुझसे वो अपलोड भी नहीं हो पाती है, 2 घंटे लग जाते हैं अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो लगती है। एंड शी इज़ अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये बता रही हूँ बस। गिव्स बिगिन अगेन डाउन साइजिंग नीतीश, तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बस शी इज़ अ साइंटिस्ट एंड गुड लॉज इन अ बैड टाइम्स एंड इंडिया क्वाड एंड वैल्यू ऑफ कोलेशंस। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल मैं शाम के टाइम पे आप ये अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और केरला लॉन्चेस टनल रोड प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नो सर्वे सैंक्शंस। बाकी की और न्यूज़ एक बार क्या है, इंडिया गिव्स म्यांमार रेमडेसिविर ड्रग टॉक सिक्योरिटी अलॉन्ग बॉर्डर। ठीक है, तो म्यांमार के साथ जो है हम मतलब म्यांमार को रेमडेसिविर भी ड्रग दे रहे हैं और 3,000 वायल्स ऑफ द एंटीवायरल रेमडेसिविर। ठीक है, तो ये ताकि उनको क्या हो, जो रोहिंग्या है रिफ्यूजीज़ है ना, वो उनको भी एक सस्टेनेबल स्पीडी रिटर्न उनका हो। और सितवे जो पोर्ट है, ठीक है, उसको ऑपरेलाइजेशन करने की बात की जा रही है। कहाँ पे सितवे पोर्ट, म्यांमार के राखिन स्टेट में 2021 से इसको ऑपरेशनलाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, म्यांमार के साथ किस तरह के हमारे रिलेशंस हैं। और दे प्रेजेंटेड, यही सब चीज़ें कोविड-19 से लड़ने के लिए ये सब किया गया। और ये है दे टू साइड्स ऑल्सो डिस्कस प्रोग्रेस एट द ऑनगोइंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज ट्रिलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कलादान जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इस पर भी मतलब असिस्टेंट दिया जाएगा। एंड दूसरी चीज़ और क्या है, इंडिया लाइकली मोस्ट अदर कंट्री हैज़ एम्बेसी इन यंगोन। ठीक है, जो फॉर्मल कैपिटल है म्यांमार की, अभी प्रेजेंट कैपिटल क्या है वो मुझे बताना। ठीक है, जो यंगोन में अभी भी वहीं पे ही जो फॉर्मल कैपिटल है म्यांमार की, वहीं पे हमारी इंडियन एम्बेसी भी है। ठीक है, और ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं फॉर कल्चर, लोकल इकोनॉमी, क्या क्या हमने वहाँ पे किया है। ठीक है, 2 साइड डिस्कस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन मांडले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनकी जो 100th डेथ एनिवर्सरी है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो मांडले जेल है इन देन बर्मा, देन तिलक रोड, गीता रहस्य ऑन एक्सपोजर ऑफ द भगवद गीता, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो
Other areas cooperation culture discuss including translation of Indian epics into Burmese language. जो इंडियन के जो epics वगैरह हैं तो उनको बर्मीज लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है. एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर एक्सीलेंस यहाँ पे बनाया जाएगा. मिटिक्याना, ठीक है, वॉज ऑल्सो इनॉग्रेटेड. मिटिक्याना ऑल्सो इनॉग्रेटेड. इसको मैं IR में अभी ऐड करूँगी, ठीक है, बाद में ऐड करूँगी म्यांमार और इंडिया के रिलेशन. सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस ऑन प्ली बाय MP ओवर बासमती GI टैग. तो आप मुझे ये बताना कि आपके स्टेट में किस चीज़ को मतलब GI टैग मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. यहाँ पे जो है पोर्टल फॉर मेंटल हेल्थ केयर फ्रॉम October 10, ठीक है. तो यही मैंने बताया था कि आपको हेल्प करेगा ओवर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, प्रिवेंट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके डाइट के थ्रू, योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस. और यही लिखा है मेंटल हेल्थ एक्सेस समिट 2020, ठीक है. तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी. और कॉल्ड MI होप, ठीक है. तो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 10 अक्टूबर से. 10 अक्टूबर यहाँ पे ब्रिक्स समिट होगी November 10 से, ठीक है. तो ब्रिक्स समिट में कौन इस बार हेड कर रहा है? रशिया. तो इसकी जो थीम बोली गई है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, ठीक है. शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ 2020 की ये थीम है. और G20 प्लेटफॉर्म पे भी मतलब मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम लोग मिलेंगे 21-22 को. एंड द एनुअल G20 विल बी हेल्ड 4 days आफ्टर ब्रिक्स समिट, ठीक है. तो ब्रिक्स समिट के बाद एनुअल G20 की समिट होगी. तो G20 के मेंबर्स भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं और बाकी हम दूसरे दिन अब डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.